गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे ग्रामीण विकास की जो व्यूह रचना है उसमें सेकंड पार्ट में अपन आ रहे हैं। उसमें है सूखा, बाढ़, अकाल, इसका ग्रामीण जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसमें सबसे पहले हम लेते हैं सूखा, ड्राउट। आज का टॉपिक है अपना सूखा, ग्रामीण जीवन पर प्रभाव। ड्राउट इम्पैक्ट ऑन रूरल लाइफ, क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली बात आती है सूखा क्या है, इसे कहेंगे सूखा, ड्राउट। एक सामान्य बोलचाली भाषा में हम ये मान लेते हैं कि जब बारिश बिल्कुल नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है, उसके कारण न केवल हमारी फसल नष्ट होती है या फसल नहीं हो पाती है, बल्कि हमें पीने के पानी का भी अभाव हो जाता है। हमें लोगों को और जानवरों को पीने के पानी तक का भी अभाव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पानी के लिए त्राहिमाम की स्थिति जो होगी वो होगी सूखा। सामान्यतः इसमें दो तीन चीजें हैं। सामान्यतः मौसम विज्ञान विभाग सूखे के बारे में कहता है कि जब आपका औसत वर्षा का अनुपात है, उस औसत वर्षा के अनुपात के दीर्घकालीन औसत के अनुपात के 25% या उससे अधिक कम वर्षा होती है, उसे हम सूखा कहेंगे। जबकि अगर 50% से ज़्यादा वर्षा में कमी है तो उसे हम भयंकर सूखा कहेंगे। ये मौसम विज्ञान विभाग का है। सामान्य परिभाषा क्या है कि जब औसत वर्षा का 50% से, औसत वर्षा की 50% से कम वर्षा होती है, तब हम मान लेते हैं कि ये सूखा है। सामान्यतः सूखे का जो इम्पैक्ट है, सूखा की घोषणा जो करते हैं, उसमें भी यही देखते हैं कि किसी भूभाग में, किसी क्षेत्र विशेष में वर्षा, सामान्य वर्षा का 50% भूभाग में वर्षा, 50% से कम वर्षा है या ज़्यादा है, या खड़ी फसलों का कितना नुकसान हो रहा है, 50% से ज़्यादा फसलों का नुकसान हो गया, इसका मतलब वो सूखा है। इस हिसाब से सूखा मतलब क्या हुआ, पानी का अभाव सूखे को दिखाता है। इसलिए हम सामान्य सूखे अर्थ तो है किसी क्षेत्र में वर्षा बिल्कुल ना हो या औसत से कम वर्षा, उसे हम सूखा कहेंगे। सूखे का मतलब सामान्य बात है कि या तो बारिश बिल्कुल नहीं है या सामान्य से कम बारिश हो रही है, उसे हम सूखा कहेंगे। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा क्या है। यदि किसी मौसम विज्ञान संबंधी उपखंड में, देखिए सूखे के संबंध में मैं ये बात बता दूं, ये जरूरी नहीं है कि पूरे देश में सूखा एक साथ पड़े। ये एक उपखंड, एक छोटे भूभाग के लिए है कि किसी जगह बारिश हो सकता है बिल्कुल ना हो, किसी जगह बारिश अच्छी हो गई हो, किसी जगह बारिश अतिवृष्टि हो गई हो। इसलिए ये अपने अपने जो उपखंड है, अपने अपने जो छोटी छोटी जगह है, उसके आधार पर निकाला जाता है। और सामान्यतः इसे अलग अलग भूभाग में होने के कारण ही जिला स्तर पर इसको निकाला जाता है कि जिले में सूखे की क्या स्थिति है, और इसका दायित्व है जिलाधीश, जिला कलेक्टर जो है उनके पास जिम्मेदारी रहती है। तो मौसम विज्ञान संबंधी सूखा क्या है। यदि किसी मौसम विज्ञान संबंधी उपखंड, यानी जो मौसम विज्ञान के क्षेत्र में जो आता है, उस उपखंड में दीर्घकालीन औसत के 25% या इससे अधिक मात्रा में वर्षा की कमी रहती है। यानी किसी भूभाग पर, मौसम विज्ञान के अनुसार कह रहे हैं, किसी भूभाग पर 25% या इससे ज़्यादा वर्षा की कमी रहती है, उसे हम सूखा कहेंगे। और यदि यह वर्षा की कमी 50% से अधिक है तो इसे हम भयंकर सूखे की श्रेणी में रखेंगे। तो इसका मतलब मौसम विज्ञान क्या कह रहा है, वो आपके सामने बात आ गई। वो कह रहे हैं कि कोई भी उपखंड जो कि उस मौसम विज्ञान विभाग के दायरे में आता है, जहां वो उसका नाप करता है, मेजर करता है, उस उपखंड में यदि वर्षा 50% से भी ज़्यादा कम हो रही है, उसे हम सूखा कहेंगे। और यदि 25% से ज़्यादा कम हो रही है, उसे हम सूखा कहेंगे। और 50% से ज़्यादा अगर बारिश कम हो रही है तो उसे हम भयंकर सूखे की स्थिति कहेंगे। सूखे के प्रकार बताए हैं इन्होंने, 2 प्रकार दिए हैं, जल विज्ञान संबंधी सूखा और कृषि संबंधी सूखा।
जल विज्ञान संबंधी सूखे का मतलब ये होता है कि जब बरसात की इतनी ज़्यादा कमी हो कि फसल तो दूर, पशु पक्षी और मानव इनके लिए भी पानी ना बचे, उसे हम कहेंगे वो जल विज्ञान संबंधी सूखा। यानी उसमें पानी की बहुत अलार्मिंग पोजीशन होती है, नीचे के जलकूप सूख जाते हैं, ऊपर से बारिश नहीं होती है, पानी कहीं दिखता नहीं है। ऐसे में मानव जीवन भी संभव नहीं हो पाता। मानव जीवन साथ में पशु पक्षी ये भी उनके लिए सर्वाइव करना संभव नहीं होता, उसे हम कहेंगे जल विज्ञान संबंधी सूखा। दूसरा है कृषि संबंधी सूखा, जैसा कि अभी अपन ने बात की है, ऐसा सूखा जिसमें सामान्य से 50% से कम बारिश होती है और कृषि से संबंधित या खड़ी फसलें 50% से ज़्यादा खड़ी फसलें अगर सूखे के कारण खराब हो जाती हैं तो उसे हम सूखा कहेंगे। अब सूखे की घोषणा, इसके लिए मैंने अभी बताया था आपको, क्योंकि ये सूखा देश के अलग अलग भागों में अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। जरूरी नहीं है कि संपूर्ण देश में सूखा हो, संपूर्ण देश में अच्छी बारिश हो, संपूर्ण देश में अतिवृष्टि हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित होता है। किसी भाग में वर्षा कम ज़्यादा हो सकती है, दूसरे भाग में वर्षा अधिक हो सकती है, तो ये किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित है। इसलिए इस सूखे से संबंधित घोषणा करने की जिम्मेदारी जिला स्तर पर दी गई है और जिला के जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर महोदय, उनके द्वारा सूखे की घोषणा की जाती है। सूखे में क्या देखते हैं, फिर वही बात आती है कि यदि उस जिले के किसी भूभाग में या संपूर्ण जिले में 50% से अधिक खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हों, खराब हो गई हों पानी की कमी से, वर्षा की कमी से, तो उस क्षेत्र को हम सूखा ग्रस्त क्षेत्र घोषित करेंगे। तो सूखे की घोषणा हो जाएगा जिला कलेक्टर द्वारा। फसलों की गिरदावरी के आधार पर 50% से अधिक फसलों के क्षतिग्रस्त होने पर सूखे की घोषणा कर दी जाती है। फिर प्रोसेस क्या होती है, सूखा घोषणा करने के प्रभाव क्या पड़ते हैं, उस क्षेत्र की पहले तो सबसे पहले कलेक्टर साहब पहचान करेंगे, फिर उससे संबंधित पहचान करके उस क्षेत्र से संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेंगे। राज्य सरकार उस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। केंद्र सरकार उस रिपोर्ट के ध्यान में रखते हुए वहाँ से एक कार्य दल, निरीक्षण दल वहाँ भेजेंगे। उसके वित्त विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग के अधिकारी उसमें होंगे और वो उस क्षेत्र का दौरा करेंगे। दौरा करके वो वस्तु स्थिति को जानेंगे। ऐसी वस्तु स्थिति जानने के बाद केंद्र सरकार यदि महसूस करती है कि वास्तव में राज्य सरकार के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में सत्यता है, वाकई क्षेत्र में सूखा है, तो वहाँ से वो सहयोग के रूप में सहायता राशि राज्य सरकार के पास भेजती है। सहायता राशि भेजेंगे वो 75% जो सूखे की अमाउंट हम देखेंगे उसका 75% भाग केंद्र सरकार के द्वारा भेजा जाता है, 25% भाग राज्य सरकार अपने स्वयं के संसाधनों से उपलब्ध करवाती है और राज्य सरकार उस पैसे को अपने पर्टिकुलर क्षेत्र में, जिले में भेज करके उसकी सहायता के लिए लोगों के पास भेजती है। यहाँ एक विडंबना है कि जब इस प्रकार से पैसा केंद्र सरकार भेज देता है तो उस पैसे की मॉनिटरिंग करने के लिए कि वास्तव में पैसा जहाँ के लिए भेजा है वहाँ पैसा लग रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करने का कोई मैकेनिज्म, कोई प्रोसेस नहीं है। वो ये मान लेते हैं कि राज्य सरकार ने पैसा भेजा है और राज्य सरकार ने पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए पैसा मांगा है तो ये पैसा वहाँ लग गया होगा, ये वो मान लेते हैं। लेकिन उसका कोई प्रभावी मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि पैसा वास्तव में जहाँ के लिए भेजा गया वही लगा है या नहीं, उसके लिए कोई ऐसा संसाधन नहीं है। तो क्षेत्र की पहचान की जाती है, राज्य सरकार के द्वारा केंद्र को रिपोर्ट भेजी जाती है, केंद्र द्वारा भेजा जाता है और केंद्र द्वारा राज्य को सहायता भेजी जाती है। आपात राहत, देखिए 2 राहत कोष है जिससे ऐसी आपात स्थिति में केंद्र के द्वारा लोगों की सहायता की जाती है। अब आपदा राहत कोष, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि, 2 कोष ऐसे बना रखे हैं सेंट्रल तर्ज पे कि उससे हमें आर्थिक सहयोग ऐसी आपदाओं के लिए दिया जाता है। अब आता है कि ये होने के बाद में संभावित राहत क्या है, यानी किस रूप में राहत किसान को या व्यक्ति को या ग्रामीण को किस रूप में राहत मिलेगी, उसकी हम बात करें तो राहत के लिए देखिए ये चीजें दे रखी हैं कि हो सकता है राजस्व जो वसूलती है सरकार उस क्षेत्र से वो स्थगित कर दे, हो सकता है कि वो राजस्व एक बार कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दे, हो सकता है जो ऋण
उस फसल पे जो ऋण किसानों ने ले रखे हैं उसके ब्याज का माफ कर दे। हो सकता है कार्य खाद्यान्न मतलब लोगों को ऐसी स्थिति हो सकती है कि उनको काम मुहैया करवाया जाए और उस काम के बदले पैसे की बजाय अनाज दिया जाए, जिससे वो अपना खान पान खाद्यान्न उसके पास रहता रहे। हो सकता है सीधी नगद राशि के रूप में उनको पैसा दे दिया जाए। हो सकता है फसल की क्षति के लिए सहायता प्रदान कर दी जाए, यानी फसलों में नुकसान हुआ है तो उसके लिए बीमा कंपनी या बैंकों से या कैसे भी उनको करके सहायता के रूप में भाई इतने रुपए की फसल आपकी खराब हुई है, आपको इतने रुपये सहायता के रूप में दे सकते हैं, नगद डाल सकता है। पशुधन में नुकसान, मान लीजिए फसल नष्ट हो तो पशुधन के लिए भी कोई उसके लिए योजना हो सकती है। दूसरे राज्यों से फसल चारा मंगा कर पशुओं को दिया जा सकता है, इस प्रकार की सहायता की जा सकती है। और ऋणों की वसूली जो ऋण सरकार ने ले रखी है, यहाँ तो हम कर रहे हैं ब्याज से माफी बात, तो ऋण की बात कर रहे हैं, यानी ऋण जो सरकार के बैंकों से या उनसे लिए हुए हैं उन ऋणों को हो सकता है पूर्ण रूप से माफ़ कर दें, हो सकता है उनकी वसूली स्थगित कर दें, किसी भी रूप में उनको सहायता की जा सकती है। तो संभावित राहत में क्या क्या आएगी फिर हमारे उसमें राजस्व वसूली स्थगित कर दे की जा सकती है, ऋणों पर ब्याज की माफ़ी की जा सकती है, कार्य के लिए खाद्यान्न कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, सीधी नगद राहत राशि भी किसानों को दी जा सकती है। और यदि फसल की क्षति हो गई तो उसके लिए भी उसको सहयोग या सहायता उनकी की जा सकती है। और पशुधन का या चारे का नुकसान हुआ है तो उसमें पशुधन या चारा बाहर में दूसरी गाँव से चारा मंगा करके उनको सहायता की जा सकती है। तीसरा ऋणों की वसूली जो ऋण सरकार के या बैंकों से किसान ले रखे हैं, हो सकता है ऋणों को माफ़ कर दे या हो सकता है उनको वसूल करने में स्थगित कर दे। तो ये इस प्रकार की सहायता हम कर सकते हैं। तो एक मोटे मोटे रूप में हो गया कि सूखा क्या है, ये हमने बताया। सामान्य अर्थ सूखे का क्या है कि या तो वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही है, औसत से कम हो रही है। मौसम विज्ञान कह रहा है कि 25% से ज़्यादा किसी भूभागीय क्षेत्र में 25% से अधिक कमी है तो सूखा होगा, 50% से अधिक कमी है तो भयंकर सूखा होगा। सूखे प्रकार बताए हैं जल विज्ञान संबंधी प्रकार, जिसमें मानव और पशुओं के लिए पानी ना बचे, उसे जल विज्ञान संबंधी कृषि से संबंधी यानी 50% से कम बारिश हो रही है तो उसे कृषि संबंधी घोषणा दिलाने को मिलते हैं। घोषणा करने पर प्रभाव क्या पड़ता है, ये सारी बातें आपके सामने रखी हैं। तो ये अपने सूखा आज पड़ा है, कल अपना आगे टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।